Hello friends, so I'm back with a new session on previous year polity MCQs for LLB entrances। देखिए ये DU LLB के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उसकी एक्सप्लेनेशंस है और साथ साथ में क्या पॉसिबल क्वेश्चंस उस तरीके से बन सकते हैं वो डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है कि एज पर सेवेंथ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द पावर टू इनेक्ट लॉज ऑन रेजिडरी मैटर्स लाइज विद लाइज। ठीक है, इधर क्या है, एल बी आएगा इधर। ठीक है, अब जो सेवेंथ शेड्यूल है उसमें जो पावर है रेजिडरी मैटर्स के ऊपर, ये सभी को पता है, ये पार्लियामेंट के पास है, तो ए इज आंसर। अब इसका देखिए सिंपल सी बात है, सेवेंथ शेड्यूल में कितनी लिस्ट हैं, 3 लिस्ट हैं। ठीक है, यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और कॉन्करेंट लिस्ट है। ठीक है, अब यूनियन लिस्ट में जो मैटर्स हैं वो प्रेजेंटली 100 हैं। ठीक है, और इसमें 61 हैं। ठीक है, और इसमें कितने हैं, 52। ठीक है, उसके बाद में जो आ जाता है इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो अब ये पार्ट कितना है, पार्ट 11 है। ठीक है, पार्ट 11 है, इस तरीके के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। पार्ट 11 क्या है, रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। ठीक है, और साथ साथ में जो हमारा सेवन्थ शेड्यूल है वो क्या है, सेवन्थ शेड्यूल है जो एलोकेट करता है पावर को बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। ठीक है, तो हमने अभी तक इसमें क्या पढ़ा है कि जो सेवन्थ शेड्यूल है वो पावर को एलोकेट करता है, जिसमें 3 लिस्ट होती हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट वो लिस्ट है जिसके ऊपर यूनियन गवर्नमेंट लॉज बनाती है, स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट पे बनाती है, और जो कंकरेंट लिस्ट है उसके ऊपर दोनों गवर्नमेंट्स जो हैं वो लॉज बनाती हैं। अब जो उसके अलावा जो मैटर्स जो तीनों लिस्ट में नहीं है उन्हें रेजिडरी मैटर्स कहते हैं, जिनका पास पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है, पार्लियामेंट के पास होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंटी डिफेक्शन लॉ कौन से स्केड्यूल के अंदर है, ये सभी को पता है, 10th शेड्यूल में है। ठीक है, अब ये कौन से अमेंडमेंट से लाया गया था, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, तो 52nd अमेंडमेंट एक्ट से लाया गया था 1985। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा कि आर्टिकल 51A जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो किसको देता है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑब्वियस सी बात है सिटीजन्स ऑफ इंडिया को देता है। तो जो नेक्स्ट और चीज़ें आ जाती हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ से, कि जैसे कि जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं इसकी इंस्पिरेशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यूएसएसआर से ली गई है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ 42nd अमेंडमेंट एक्ट से ऐड की गई हैं। कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, 11 हैं। ठीक है, अब 11 को सभी को याद करने की ज़रूरत नहीं है, मगर आपको जैसे ऑप्शन आ सकता है कि इन ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, इनमें से कौन कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं और कौन सी नहीं है। ठीक है, या कौन कौन सी नहीं है, तो आपको आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये है देखने के बाद। ठीक है, उसके बाद जो है आपका सिटीजन्स ऑफ इंडिया, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है एक इधर कॉन्सेप्ट की, जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज सिटीजन्स के लिए हैं, मगर जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जैसे कि हमने बताया था कि कुछ सिटीजन्स के लिए हैं, ठीक है, और कुछ फॉरेनर्स के लिए हैं। ठीक है, अब जो सिटीजन्स के लिए राइट्स हैं वो हैं 15, 16, ठीक है, 19, 29, 30 बस। ठीक है, तो ये ऐसे याद कर लीजिए, एक 2 नंबर लगातार हैं, फिर बीच में 19 आता है, फिर 29, 30 फिर लगातार हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आता है जो बुक्स में भी मेंशन नहीं है, जब आप देखेंगे इवन लक्ष्मीकांत में भी, कि कुछ राइट्स हैं देखिए, जो सभी राइट्स हैं ना वो अगेंस्ट स्टेट अवेलेबल हैं। ठीक है, जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो अगेंस्ट स्टेट हैं, इंडिविजुअल्स को जो मिले हुए हैं। ठीक है, मगर कुछ राइट्स हैं जो अगेंस्ट स्टेट भी हैं, प्लस ये कह सकते हैं प्लस वो अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल भी हैं। ठीक है, कि ऐसे राइट्स, ठीक है, वो स्टेट के अगेंस्ट भी अवेलेबल हैं किसी पर्सन को, साथ साथ में किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी हैं। ठीक है, तो वो 4 राइट्स हैं। ठीक है, वो 4 राइट कौन कौन से हैं, 15(2), ठीक है, आर्टिकल 17, ठीक है, एंड आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24। अभी एक्सप्लेनेशन हम इसकी फंडामेंटल राइट्स में देखेंगे, तो हमने सिर्फ ये याद रखना है कि ये 4 राइट्स अगेंस्ट स्टेट एंड अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल्स दोनों के अगेंस्ट अवेलेबल हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ जाता है हमारा जी के, और जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो कौन सा पार्ट है,
पार्ट 4A है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, किसकी कमेटी की रिकमेंडेशन के ऊपर? स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन के बेसिस, स्वर्ण सिंह कमेटी, ठीक, एसएससी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आ सकता है कि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो जो रेजिग्नेशन है वो वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं। ठीक है, हमारे जो प्रेसिडेंट, जो प्रेजेंट में जो प्रेसिडेंट है वो 17th प्रेसिडेंट हैं श्री रामनाथ कोविंद जी। ठीक है, एंड साथ साथ में जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितने, हाउ मेनी टाइम्स जो प्रेसिडेंट है वो री इलेक्ट हो सकते हैं अपनी पोस्ट के ऊपर? एनी नंबर ऑफ टाइम, कोई लिमिट नहीं है इंडिया के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है कि चार्ज ऑफ इम्पीचमेंट अगेंस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर हिज रिमूवल कैन बी प्रेफर्ड बाय, कि जो इम्पीचमेंट है, जो हम हटाने की बात करते हैं प्रेसिडेंट की, कौन स्टार्ट कर सकता है? कोई भी हाउस कर सकता है, बहुत हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट करते हैं। ठीक है, अब दोनों उस चीज़ को करेंगे। साथ साथ में अब इसमें कहते हैं कि हम इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे। जो इम्पीचमेंट प्रोसीजर है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट जो है वो आर्टिकल 61 में मेंशन है, ये आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, साथ साथ में अब इम्पीचमेंट होता किस बेसिस के ऊपर है, किस क्या चीज़ जो हमारे प्रेसिडेंट है वो करेंगे? फॉर वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये अकेला ही एक प्रोविज़न है जिसके बेसिस के ऊपर इंडियन प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट होता है, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब उसके बाद जो आ जाता है कि अब इम्पीचमेंट का प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर में आ जाता है कि देखिए, या तो किसी भी एक हाउस के अंदर रेजोल्यूशन पास हो। ठीक है, रेजोल्यूशन पास हो इन आइदर हाउस। ठीक है, आइदर हाउस में हमने रेजोल्यूशन पास कर दिया, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा कि भाई 14 डेज का नोटिस भी देना पड़ता है। ठीक है, अब नोटिस देना पड़ता है कम से कम। ठीक है, और उसके ऊपर 1/4 जो होते हैं ना मेंबर्स, जैसे हमारे 545 हैं, उसका 1/4 भाग कर ले तो उनका साइन भी होना चाहिए। ठीक है, उसके साइन होने के बाद ही नोटिस दिया जा सकता है। उसके बाद जब हम, जैसे कि मान लीजिए कोई भी हाउस है, चाहे लोकसभा है चाहे राज्यसभा है, किसी भी हाउस में पहले हो सकता है, उसके अंदर 2/3 ऑफ एप्स, ठीक है, 2/3 ऑफ मेजॉरिटी जो है ना मेंबर्स जो होंगे, जैसे मान लीजिए 300 मेंबर्स हैं लोकसभा में, सपोज कर लीजिए, तो 200 मेंबर्स इसको वोट देंगे, फिर वो दूसरे हाउस में जाएगा। ठीक है, सेकंड हाउस में जाएगा। ठीक है, फिर सेकंड हाउस के अंदर उस चार्जेस को वो चेक करेंगे कि चार्जेस प्रेसिडेंट के खिलाफ ठीक हैं कि नहीं है, क्या उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करा है या नहीं है। फिर वो अगेन दूसरा हाउस भी 2/3 मेजॉरिटी से उसे पास करेगा और प्रेसिडेंट रिमूव हो जाएंगे। आज तक, अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि एग्जाम में आके आज तक किसी प्रेसिडेंट को हटाया गया है? तो आज तक किसी भी प्रेसिडेंट के नहीं हटाया गया है। ठीक है, और उस इम्पीचमेंट के दौरान, उस इम्पीचमेंट प्रोसीजर के दौरान प्रेसिडेंट के पास जिनका इम्पीचमेंट चल रहा था उनको डिफेंड करने की पावर है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा जो प्रेसिडेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है और बन सकता है एग्जाम में, प्रेसिडेंट से रिलेटेड इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बन सकता है कि जो प्रेसिडेंट है उनके पास आर्टिकल 72 के अंदर पावर ऑफ पार्डन, ठीक है, पार्डन की पावर है, पार्डन, रेमिट, कॉम्यूश, ये जो है ना कि सेंटेंस को माफ़ी करने की, जो कहते, कई बार न्यूज़ में आता है कि राष्ट्रपति जी ने कैदी की जो फांसी की सज़ा है वो माफ़ कर दी है, तो आर्टिकल 72 के अंदर वो माफ़ी होती है। ठीक है, आर्टिकल 123 123 के अंदर ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है। ऑर्डिनेंस का मतलब क्या होता है कि जब पार्लियामेंट का सेशन नहीं चल रहा होता है, पार्लियामेंट के रिसेस में, जब पार्लियामेंट की रिसेस होती है, ठीक है, रिसेस का मतलब क्या होता है? रिसेस पीरियड का मतलब होता है कि एक पार्लियामेंट का जब प्रोरोगेशन हुआ है और दूसरे जो सेशन है उसके स्टार्ट होने से पहले जो बीच में टाइम पीरियड होता है, उस रिसेस में कोई भी कानून लाने के लिए प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस पास कर सकता है। ठीक है, उस ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो है वो 123 के अंदर है, आर्टिकल 123 में। ठीक है, और जो तीसरा आर्टिकल इम्पॉर्टेंट है प्रेसिडेंट का, वो है आर्टिकल 143। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें पावर है प्रेसिडेंट की टू कंसल्ट एससी। एससी कौन? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट करने के लिए ये आर्टिकल 143, तो आर्टिकल 72, आर्टिकल 123
एंड आर्टिकल 143 इज इम्पॉर्टेंट। जो हमने ये क्वेश्चन भी हमने देख लिया है और हमने ये भी देख लिया है प्रेसिडेंट। फिर उसके बाद आ जाता है कि क्या बेसिक स्ट्रक्चर अमेंड कैसे करते हैं, 2/3 मेजोरिटी से करते हैं, नहीं करते हैं। पहली बात तो कि कर ही नहीं सकते हैं बेसिक स्ट्रक्चर को, बिकॉज केशवानंद भारती केस के अंदर जो है वो बताया गया है सुप्रीम कोर्ट ने कि द पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सो नन ऑफ दिस इज द आंसर, डी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अटॉर्नी जनरल से इक्वल कौन है, ठीक है, तो ये एडवोकेट जनरल है। अटॉर्नी जनरल क्या होते हैं, सेंट्रल लॉ ऑफिसर होते हैं, हाईएस्ट सेंट्रल लॉ ऑफिसर, ठीक है। और ये एडवोकेट जनरल हाईएस्ट स्टेट लॉ ऑफिसर होता है, ठीक है, लॉ ऑफिसर, ठीक है। उसके बाद में आ जाता है कि राइट टू एजुकेशन को, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 में पास करा था। अब ये जो एक्ट था ये कौन सी अमेंडमेंट से पास करा था, ये भी इम्पॉर्टेंट है, 86 अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, ऑफ 2002 से पास करा था, ठीक है। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि जो 3 लिस्ट हैं, 7th लिस्ट जो 7th शेड्यूल में आर्टिकल 246 के अंदर, ठीक है, जो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ पावर को, क्योंकि तीनों में डिवीजन हो रहा है, यूनियन में, स्टेट में, कॉन्टिनेंट में, ठीक है, मतलब कि यूनियन और स्टेट में डिवीजन ऑफ पावर को ये प्रिंसिपल है, सिद्धांत है। नेक्स्ट है कि जो रिप्रेजेंटेशन है हाउस ऑफ पीपल के अंदर, हाउस ऑफ पीपल क्या है, लोकसभा, ठीक है, जहाँ पर जो लोगों वोट देकर वहाँ के उधर रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं, ठीक है। लोकसभा के अंदर रिप्रेजेंटेशन कैसे, किस बेसिस के ऊपर है, पॉपुलेशन के बेसिस के ऊपर है, जितनी पॉपुलेशन है उस हिसाब से एक नंबर ऑफ, जैसे 10 लाख के ऊपर एक MP है सपोज कर लीजिए, इस तरीके से, ठीक है। और अब इसमें अब ये पूछ सकते हैं लोकसभा के स्पीकर कौन है, तो ओम बिरला हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा कि जो आर्टिकल 360 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अब देखिए आर्टिकल 360 क्या है, फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब लॉकडाउन का टाइम है, ये अब भी ऐसे सवाल उठ रहे हैं कि फाइनेंशियल इमरजेंसी लग सकती है, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी कितनी बार इन्वोक की गई है, लगाई गई है इंडिया में, आज तक नहीं लगाई गई है, तो नेवर इन्वोक्ड इज द आंसर। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आ सकते हैं कि 3 टाइप की इमरजेंसी होती है, एक आती है 356 के अंदर, ठीक है, 356 के जो 352 के अंदर होती है नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, और 356 एंड 365 के अंदर होती है हमारी प्रेसिडेंट रूल, ठीक है, एंड 360 के अंदर होती है हमारी फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती कब कब है, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है कि जब जो हमारे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को और क्रेडिट ऑफ इंडिया को थ्रेट हो, तो प्रेसिडेंट जो होते हैं हमारे वो हमारी फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकते हैं। अब फाइनेंशियल इमरजेंसी किस अकेले अपने बेसिस पे नहीं लगाएंगे, ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस के ऊपर लगाएंगे। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे लगा दिया, क्यों, अब साथ साथ में एक चीज़ और भी है कि जब प्रेसिडेंट इस चीज़ को फाइनेंशियल इमरजेंसी को लगाएंगे तो ये नहीं है, तो वो सुप्रीम कोर्ट उसे रिव्यू भी कर सकती है, ठीक है। वो किस चीज़ में, कौन से अमेंडमेंट में लिखी की थी, 44th अमेंडमेंट में ये चीज़ डाली गई थी कि इफ़ देर इज़ ए सिचुएशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी और जो प्रेसिडेंट है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा देते हैं तो SC उसे रिव्यू कर सकती है, और ये पावर सुप्रीम कोर्ट को 44 अमेंडमेंट एक्ट से दी गई है, ठीक है। उसके बाद में आ जाता है कि मान लीजिए कि ये एक बार इन्वोक कर दी है दोनों हाउसेस ने, ठीक है, अब ये दोनों हाउसेस इसे क्या करते हैं, अप्रूव करेंगे, अप्रूव करेंगे तो कौन सी मेजोरिटी से करेंगे, सिंपल मेजोरिटी ही चाहिए होती है, ठीक है, सिंपल मेजोरिटी से दोनों हाउसेस ने पास कर दिया, तो ये इनडेफिनेट पीरियड के लिए लग जाती है, ठीक है। जैसे दूसरी इमरजेंसीज में क्या होता है कई बार कि 6 महीने बाद फिर अप्रूवल चाहिए होता है, तो ये इनडेफिनेट पीरियड के लिए लग जाती है, और टिल इट इज़ रिवोक्ड, ठीक है, जब तक इसको रिवोक नहीं करा जाता, इसे हटाया नहीं जाता, तो इसे बार बार दोबारा री अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इसे रिवोक कौन करता है, इसे रिवोक
प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल इमरजेंसी को रिवोक कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं, और विदाउट एनी पार्लियामेंट अप्रूवल, किसी पार्लियामेंट अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है रिवोकेशन में, ठीक है। रिवोकेशन में फाइनेंशियल इमरजेंसी के, और ये फाइनेंशियल इमरजेंसी के फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है सीइंग द लॉकडाउन सिचुएशन, ठीक है। तो कोई पार्लियामेंट अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है कि जो आर्टिकल 20 है, 21 है, वो हैज़ बीन टेकन, मतलब कि वो आर्टिकल 359 से ले लिए जाते हैं, ठीक है। अब ये कौन सा हमारा अमेंडमेंट है, ठीक है। तो ये हमारा अमेंडमेंट है 44th, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा है? आर्टिकल 359 क्या है? आर्टिकल 359 है जो ऑथोराइज करता है प्रेसिडेंट को कि वो सस्पेंड कर दे राइट टू मूव टू कोर्ट, ठीक है। राइट टू मूव टू कोर्ट का मतलब कि मान लीजिए जब किसी पर्सन का फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो वो कोर्ट में जाता है कि मेरा ये अधिकार वायलेट हुआ है, इसकी रेमेडी चाहिए मुझे, ठीक है। तो ये आर्टिकल 359 प्रेसिडेंट को पावर देता है कि कोई भी पर्सन नेशनल इमरजेंसी के दौरान कोर्ट में नहीं जा सकता है अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ को ये आर्टिकल ये है, ठीक है। अब जो 359 है उसमें सिर्फ फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड करा जाता है, सॉरी, जो आर नॉट सस्पेंडेड, कि सस्पेंड नहीं करा जाता है, सिर्फ उनके एनफोर्समेंट को सस्पेंड करा जाता है, ठीक है। आया समझ में? राइट्स हमेशा रहते हैं किसी भी पर्सन के पास, चाहे नेशनल इमरजेंसी हो। आर्टिकल 21 ऑलवेज लाइज विद द पर्सन, मगर उनकी सिर्फ एनफोर्समेंट का मतलब है कि वो पर्सन सिर्फ उस लॉकडाउन, सिर्फ उस नेशनल इमरजेंसी के दौरान कोर्ट नहीं जा सकता, मगर बाद में वो जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू इशू एन ऑर्डिनेंस इज, क्या ये कौन सी पावर है प्रेसिडेंट की? ये लेजिस्लेटिव पावर है, बिकॉज जब पार्लियामेंट रिसेस में जाती है, मतलब कि जब पार्लियामेंट के सेशंस नहीं चल रहे होते हैं, तो उस रिसेस के अंदर जो प्रेसिडेंट है वो ऑर्डिनेंस मेकिंग से हमारे कानूनों को बनाते हैं, ठीक है। तो वो लेजिस्लेटिव पावर है, क्योंकि पार्लियामेंट एक लेजिस्लेटिव बॉडी है, उसका काम कर रहे हैं, ठीक है। और वो अंडर आर्टिकल 1, 2, 3 ये हमने पहले भी डिस्कस करा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय कैंडिडेट लूजिंग द डिपॉजिट आफ्टर द पोल रिजल्ट इज अनाउंस। देखिए कई बार न्यूज़ में आता है कि जब रिजल्ट अनाउंस होते हैं कि उस पर्सन की जो है जमानत जब्त हो गई, मतलब कि जब एक पर्सन अपनी नॉमिनेशन फाइल करता है, अपना नामांकन भरता है इलेक्शंस के समय, तो उस समय वो एक धनराशि, एक डिपॉजिट जमा कराता है, ठीक है। और इफ़ वो जितने भी वोट्स उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जो उस जहाँ पर वो इलेक्शन लड़ रहा था, तो उसके अंदर उसको 1/6 वोट नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो इधर ये लाइन के अंदर आप लिख देंगे, ए डिफीटेड कैंडिडेट हु फेल्स टू सिक्योर मोर देन 1/6 ऑफ द वोट्स ऑफ 1/6 ऑफ द वैलिड वोट्स होल्ड इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी विल लूज हिज सिक्योरिटी डिपॉजिट, ठीक है। सो बी इज आंसर। उसके बाद में आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड एज फंडामेंटल ड्यूटीज अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन कौन सी हैं, नो नीड टू लर्न, ठीक है, ईच एंड एवरी लाइन, क्रैम द लाइन, नो नीड टू क्रैम। सो फर्स्ट पॉइंट इज टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, रिस्पेक्ट फॉर इट्स आइडल एंड इंस्टीट्यूशंस, तो ये है, ठीक है। टू अपहोल्ड द प्रोटेक्ट सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ये भी है हमारी फंडामेंटल ड्यूटी। टू इंश्योर द रूल ऑफ लॉ इन द कंट्री, नहीं ये नहीं है, ठीक है। एंड टू सेफगार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्जोर वायलेंस, तो ये भी है। तो थर्ड नहीं है, मगर 1, 2 एंड 4 है, तो ए फर्स्ट इज द आंसर, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स कॉल्ड बल्क वॉक ऑफ पर्सनल फ्रीडम, तो ये सभी को पता है, ये हैबिस कॉर्पस है। हैबिस कॉर्पस का मतलब है टू हैव द बॉडी ऑफ, ठीक है, टू हैव द बॉडी ऑफ, कि किसी पर्सन ने किसी दूसरे इंडिविजुअल को अनलॉफुली डिटेन कर लिया है, तो कोर्ट ये रिट जारी करती है। रिट होती क्या है? रिट बेसिकली होती है कि जब किसी पर्सन का फंडामेंटल राइट जो हम वायलेशन हो जाता है, तो
जो वो पर्सन है वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के अंडर और डायरेक्टली हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के अंदर अपने राइट्स की रेमेडी के लिए, अपने राइट्स की रिस्टोरेशन के लिए उधर जा सकता है, और कोर्ट उसकी राइट्स को रिस्टोर करने के लिए रिट्स जारी करती है, रिट्स इशू करती है। तो एक किस्म का ऑर्डर कह सकते हैं। तो हैबिस कॉर्पस का मतलब है कि जब किसी पर्सन को अनलॉफुली पकड़ लिया जाता है तो कोर्ट उसे छुड़ाने के लिए ये रिट जारी करती है। ठीक है। सो हैबिस कॉर्पस का मतलब है कि इसका मतलब जो रिट है ये उस पर्सन की पर्सनल लिबर्टी की गारंटर है। ठीक है। सो दिस इज अ रिट ऑफ, ठीक है, गारंटर ऑफ पर्सनल लिबर्टी। सो दैट्स वाई बल्क वॉक ऑफ पर्सनल फ्रीडम भी कहते हैं। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस रिट्स को लेकर, ठीक है, वो ये है कि ये रिट जो है ये एमरजेंसी के दौरान भी सस्पेंड नहीं होती है। ठीक है, नॉट सस्पेंडेड ड्यूरिंग एमरजेंसी। ठीक है, ड्यूरिंग एमरजेंसी के समय भी ये रिट सस्पेंड नहीं होती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आ जाता है कि कौन से जो तीन चीज़ें हैं, सेट है, जो गोल्डन ट्रायंगल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 14, 19 एंड 21। सो थर्ड इज द आंसर। उसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट की क्लोज 4 ऑफ आर्टिकल 15। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में किस अमेंडमेंट से करा गया है? फर्स्ट अमेंडमेंट से किया गया है। ये प्रीवियस ईयर भी ये क्वेश्चन था। ठीक है, उसके बाद में आ जाता है कि द रिट ऑफ प्रोहिबिशन मे बी इशूड व्हेन देयर इज ए के प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है? प्रोहिबिशन का मतलब होता है कि जब हायर कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, वो लोअर कोर्ट्स को ये कहती हैं कि आप अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जा रहे हैं, यू आर गोइंग आउट ऑफ योर जुरिस्डिक्शन। तो उस चीज़ के लिए, और वो अपने प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के लिए भी कहती है। ठीक है, अब जो प्रोहिबिशन है वो हमेशा जुडिशल या एक्स्ट्रा जुडिशल बॉडीज़ के खिलाफ ही लग सकती है। ठीक है, जुडिशल या एक्स्ट्रा जुडिशल, ठीक है, या एक्स्ट्रा जुडिशल। ठीक है, सिर्फ ना ये लगेगी प्राइवेट इंडिविजुअल्स के खिलाफ, ना ये एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ के खिलाफ लग सकती है, ना ये लेजिस्लेटिव बॉडीज़ के खिलाफ। तो ए इज़ द आंसर। नेक्स्ट जो है हमारा कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अब सिंपल सी बात है, हमने अभी भी पढ़ा है कि पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट एससी अंडर आर्टिकल 143 है। 143 में प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से अपनी सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस मांगता है, मगर वो किस में मांगता है? जब क्वेश्चन ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस हो। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस अराइजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इसकी प्रेम्बल में कौन से काइंड ऑफ जस्टिस की बात कही गई है? तीनों जस्टिस की बात की गई है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल। उसके बाद जाता है कि एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो सोवर्निटी है, सोवर्निटी का मतलब होता है संप्रभुता, किसके पास है? ठीक है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम प्रेम्बल में भी बोलते हैं। ठीक है, द पीपल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो द राइट ऑफ टू प्रॉपर्टी जो है वो लीगल, क्योंकि आर्टिकल जो 31 है उसमें पहले राइट टू प्रॉपर्टी था। ठीक है, मगर लोगों ने, जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स पर्सन से, वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए अपनी जो ज़मीन थी आसानी से गवर्नमेंट को देते नहीं थे। ठीक है, तो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट के लिए गवर्नमेंट ने 44th अमेंडमेंट एक्ट से इसे एज ए फंडामेंटल राइट अबॉलिश कर लीगल राइट बना दिया। ठीक है, लीगल राइट आर्टिकल 300A में ये डाल दिया गया। उसके बाद में आ जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो किसकी रिकमेंडेशन के ऊपर डाली गई थी? स्वर्ण सिंह कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उसको किस बेसिस के ऊपर इम्पीच किया जाता है, किस ग्राउंड पर? वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, जो वाइस प्रेसिडेंट है वो उसको कैसे रिमूव करते हैं किसी उसके ऑफिस से? वाइस प्रेसिडेंट को रेजोल्यूशन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, हाउस ऑफ पीपल इज लोकसभा एंड ये राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्टेट्स के एमएलएज इन्हें चुनते हैं, तो इसलिए ना काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं। ठीक है, और उसको एग्री कौन करेगा? हाउस ऑफ पीपल। ठीक है, तो ये सेकंड इज द आंसर। अब इसके अंदर क्या है कि वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल के लिए कोई फॉर्मल प्रोसेस की ज़रूरत नहीं होती है। देयर इज़ नो सच फॉर्मल अरेंजमेंट एज देयर इन द प्रेसिडेंट।
ठीक है, प्रेसिडेंट में आर्टिकल 61 में वेरी क्लियर कट मेंशन है, देखिए कि किस तरीके से प्रेसिडेंट को हटाना है, मगर यहाँ पर कोई फॉर्मल प्रोसीजर नहीं है, सिर्फ एक रेजोल्यूशन पास करना है राज्यसभा से, ठीक है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी का। ठीक है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी का मतलब है कि मोर देन 50% ऑफ मेंबरशिप ऑफ द हाउस। ठीक है, और इसके अंदर भी 14 डेज का नोटिस देना होता है। ठीक है, और इसमें इस रेजोल्यूशन को एब्सोल्यूट मेजोरिटी से राज्यसभा पास करेगी, फिर इसे लोकसभा पास करेगी। और अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ग्राउंड मेंशन नहीं है वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल के लिए, नो ग्राउंड। ठीक है, जैसे कि प्रेसिडेंट के अंदर एक ग्राउंड है वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के कि कोई करेगा तो उसे प्रेसिडेंट के खिलाफ इम्पीचमेंट प्रोसीजर स्टार्ट किया जा सकता है, मगर देयर इज नो सच ग्राउंड मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जो 14th फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट है, उसमें स्टेट गवर्नमेंट्स के शेयर्स 42% थे। ठीक है, उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है फॉर रिजर्वेशन ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, तो 10% रिजर्वेशन दिया गया है। ठीक है, उसके उसके अंदर है ये 103 अमेंडमेंट एक्ट। उसके बाद में आ जाता है कि जो कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू है इज बोरोड फ्रॉम कौन से कॉन्स्टिट्यूशन, किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर जो यूएस से अलग अलग फीचर्स जैसे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ठीक है, या जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, साथ साथ में रिमूवल ऑफ जजेस, ठीक है, तो ये सभी फीचर्स इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद में आ जाता है हमारी जो सेशन है वो ख़त्म होता है। सो नेक्स्ट सेशन वी आल्सो डील विद द 2018 जो हमारे जो प्रीवियस ईयर एलएलबी क्वेश्चंस हैं। सो if you like my video, then please do comment and please give me suggestions. If you have any for my channel, please subscribe my channel. Thank you.